देखो, तो इसमें कहाँ से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, तो मेनली एक मैं थ्योरम लिख देता हूँ, फिर इसके बाद ऑर्डर स्टैटिस्टिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, so let x1 x2 xn be a random sample from normal mu sigma square, जहाँ म्यू और सिग्मा स्क्वायर क्या है, अननोन पैरामीटर है। तो देन पहला पॉइंट है एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दूसरा पॉइंट आता है n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। तो ये एक्चुअली तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये कुछ और नहीं है ना, जैसे ये एक्स बार तो हो जाता है 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर, यही है, और इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनता है कितना भाई, समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, यही बनता है ना। ये एस स्क्वायर का डेफिनेशन पता है ना, एस स्क्वायर की वैल्यू रखो, क्या एस स्क्वायर क्या होता है, 1/n-1 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो n-1 कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा। फिर ऐसे ही तुमसे अगर पूछा जाता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, समेशन ऑफ काई स्क्वायर, सो यहाँ जैसे पूछा जाएगा, मान लो ऐसा कि समेसन एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सम ऑफ काई स्क्वायर, फर्स्ट का तो नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन हो जाएगा। नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई एन है, एंड इसका, ये सब थ्योरम्स हैं, सबका प्रूफ है। मोमेंट जेनेटिक फंक्शन अगर हम इसका निकाल लेंगे इससे आंसर आ जाएगा, इसका भी मोमेंट जेनेटिक फंक्शन निकाल लेंगे उससे आ जाएगा। बुक्स में प्रूफ मिल जाएगा, आप कोई इन्फ्रेंस की बुक वीके वैद की या कैसेला बर्गर वाली बुक है, उसमें जाके देखोगे इन सबका प्रूफ है वहाँ पे, है ना। कुछ प्रूफ आसान होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे, है ना। तो चूंकि मैं प्रूफ क्लास में कराता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है, पूरी क्लास हो सकता है एक प्रूफ में पूरी क्लास निकल जाए, तो मेरा पर्पस यहाँ प्रूफ कराना नहीं है ना, पर्पस प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए एंट्रेंस में आते हैं, तो आपको ये समझना है कि ये थ्योरम है, ये आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे खुद ही याद हो जाएगा। सो इस तरह से है, तो ये सब रिजल्ट्स हैं जिसको हम यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा काई स्क्वायर विथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये पैरामीटर है, यहाँ म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई n यहाँ से आ गया, अच्छा यहाँ तो वो है ना, ठीक है। सो काई स्क्वायर n-1 और काई स्क्वायर n, तो ये सिर्फ थ्योरम जो आगे हम यूज़ करेंगे ना, अभी के लिए याद रखना। अभी आगे आएगा, जैसे अभी हमने टी पढ़ाया भी नहीं, जैसे अगर यहाँ पे आता है एक और कि एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट एन, तो ये अभी डिस्कस करेंगे काई स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टी विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, एन या n-1, तो यहाँ पे आएगा मतलब 1 2 3 4 इसको बोलो, 5 इसको बोलता हूँ। एक है फोर्थ वाला जो है जो मैं लिख रहा हूँ ये, कि एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, और एक है एक्स बार माइनस म्यू, ये सब थ्योरम्स हैं जो क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज होगा, एस बाई रूट एन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो पहला तो नॉर्मल 0 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपके पास ये इसी को सिंप्लीफाई किया ना, म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो अगर एक्स नॉर्मल म्यू सिग्मा है, मतलब म्यू और सिग्मा स्क्वायर, तो एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आपका आ जाएगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा आपके पास, ये
टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये टी क्या है, काई स्क्वायर क्या है, अभी डिटेल में अभी स्टडी करेंगे इसी टॉपिक में। एक मिनट, सम ऑफ काई स्क्वायर n होगा फर्स्ट का, क्या कर रहे हो भाई तुम, फर्स्ट का काई स्क्वायर क्यों हो जाएगा भाई, अच्छा एक स्क्वायर लिख दिया, नहीं वो लिखने में यहाँ पे स्क्वायर लिखने में गलती हुआ है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब हाँ वो लिखने में गलती हुआ था। हाँ अभी क्वेश्चन देखेंगे अभी, है ना। इसमें कई बार तुम देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डायरेक्टली यही थ्योरम्स, मतलब ये एज ए ऑप्शन आएगा, है ना। तो ये सब एज ए ऑप्शन रहेगा, इस सब की जरूरत अभी हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे, उसमें भी जरूरत पड़ेगी, टेस्टिंग में भी जरूरत पड़ेगी, और कॉन्फिडेंस इंटरवल में जरूरत पड़ेगी। सो इस पे क्वेश्चन, मतलब ये सब जस्ट थ्योरम है जिसको डायरेक्टली ये सब ऑप्शंस में ही होगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, तो मीन वेरिएंस निकालो, इससे आंसर आ जाएगा। तो ये भी 5 फॉर्मूले लिखे हैं जिसका क्या किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। नॉर्मल के लिए ये ट्रू है। इनफैक्ट यहाँ पे एक और रिजल्ट आता है, अगर मैं लिखूँ 5 लिखा है, एक और लिख लो। तो 6th पॉइंट ये होता है कि इस वाले केस में कि जो x बार है एंड एस स्क्वायर है, दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ये दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, x बार और एस स्क्वायर इंडिपेंडेंट होता है। सो दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। सो अभी ये सब कई बार ना डायरेक्टली ये सब तुम देखोगे, ये सब बेसिक थ्योरम्स हैं जो क्वेश्चंस में डायरेक्टली यही ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी तुम्हें बताना होता है कौन क्या है। जैसे यहाँ काई स्क्वायर एन है, वहाँ काई स्क्वायर n-1 कर देगा, यहाँ काई स्क्वायर n-1 कर देगा, इस तरह से घुमा देगा, तो तुम्हें समझना है क्या हो रहा है। ये तो बहुत ईजी है ना, जैसे एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन है म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, नॉर्मल 0 1, नॉर्मल 0 1 का स्क्वायर काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 1 को ऐड करोगे काई स्क्वायर एन हो जाएगा, यही है, देख लो 1 बाई 1। और ये तो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है, मीन वेरिएंस निकालो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल, नॉर्मल ही होता है, तो ये नॉर्मल आ जाएगा। यहाँ से इसको प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे है ना एक्स बार आया हुआ है म्यू के जगह पे, इसलिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है, और यहाँ पे म्यू आया है इसीलिए यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम एन है, तो ऐसे तुम याद रख सकते हो। बाकी इसके लिए प्रूव करना पड़ेगा ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसका अगर हम मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन निकाले या इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाले, तो वो पीडीएफ आएगा इसके पीडीएफ के इक्वल, काई स्क्वायर n-1 के इक्वल, इसका आएगा डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर एन के इक्वल, ठीक है। और वैसे ही ये तो सिंपल है, एक्स बार माइनस इसका मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल 0 1। अब एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट एन, तो सिग्मा के जगह जब एस यूज करेंगे, सिग्मा यहाँ कांस्टेंट है ना, एस मतलब सिग्मा पैरामीटर है, एस यहाँ स्टैटिस्टिक्स मतलब रैंडम वेरिएबल है, तो एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट एन, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे वे है ट्रांसफॉर्मेशन के, है ना, जिसको यूज कर सकते हैं। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही भाई सुदीप्ता, कुछ कहना चाह रहे हो, चैट में लिखो ना, यू राइट इन चैट, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, मैंने सर और स्टैटिस्टिक्स साहब ने जो रैंडम वेरिएबल पहले से स्लोप पढ़ाया था उसी से बात करना चाहती थी। ये अभी भी समझ नहीं आया मुझे तुम्हारी बातें, तुम्हारा नेटवर्क इशू भाई, चैट में लिखो ना तो मैं समझ पाऊंगा क्या कहना चाह रहे हो, तुम्हारी आवाज सर क्लियर आ ही आपसे नहीं रही है। पर्सनली बात करना है उससे, ऐसा कुछ किससे? बोला सर, आपसे पर्सनली बात करना है। अच्छा तो जितना पर्सनली, मुझे सुनाई पता नहीं, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में कुछ कंस्टेंटली आवाज आ रही है, हाँ हाँ हाँ, तो आप, इसीलिए। हाँ, अरे तो भाई तभी क्लास में क्या पर्सनली बात करोगे तुम, व्हाट्सएप करो या वैसे बताओ। सर उसके पहले कुछ बोला था उसने। वो सेंटर उंटर के लिए पूछ रहा था ना कुछ, मुझे लग रहा है, हाँ उस एग्जाम सेंटर का।
अरे भाई तो इस एक तो समझ नहीं आ रहा, जब बात करना चाहे चैट में लिख दो या फिर तुम मुझे व्हाट्सअप करो, पर्सनली कॉल करो, क्या कहना चाह रहा है? तुम व्हाट्सअप करो ना, कॉल करो, व्हाट्सअप करो, ये क्या क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो? मेन चीज़ है ना, क्लास में याद आती होगी, पहले तो भूल जाते होगे तुम कुछ, है ना? तो उसको तुम मुझे व्हाट्सअप करो ना, पर्सनली भेजना है तो व्हाट्सअप करो या कॉल करो क्लास के बाद, क्लास के पहले। तो ये एनीवे, तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो सिंपल था, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वही एक्स और उसके टर्म में क्या है, और भी थ्योरम्स हैं ऐसे तो, लेकिन सो अभी हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। सो बेसिकली तो आपको पता ही है वहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में सो हम लोग जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अभी कंसिडर करेंगे उसमें आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स होगा, ठीक है ना? सो उसमें होगा आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, और तो लेट से ऐसा है कि लेट से x1 x2 x3 अप टू xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ, है ना, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन मान लो अभी है, डिस्ट्रीब्यूशन विथ CDF fx, मान लो ऐसा है कि x1 x1 रैंडम सैंपल है। रैंडम सैंपल मतलब आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स है ना? सो आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स है, तो इससे क्या होगा, अभी उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? अभी के लिए ये इतना काफ़ी है जितनी ज़रूरत पड़ रही है, तो इसको, है ना, तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड इतना ही है। सो सर जी, रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स के लिए वो ड्राइव के लिंक मिलेगा क्या उन्हें नहीं नहीं, इन दिन के? हम्म, मतलब सर किसी ने आज मेरे को मैसेज किया था तो वो पूछ रहा था कि ऐसे शेयर कर देने को मेरे को नहीं, मत मुझे। शेयर करो ये सब। हाँ तो मैंने बोला कि नहीं, इंस्ट्रक्शन तो ये नहीं है। जो है मुझसे बात करेगा या हमारी टीम से बात करेगा, तुमसे क्यों बात करेगा? अच्छा, पता नहीं कोई रैंडम सा कोई मैसेज हाँ हाँ, ये सब ऐसे लोग हैं, इनको पे करना है 2000 रुपये और इनको 2000 में ही सब कुछ चाहिए। सर आपको भी मैसेज किया था, उसने बोला जैसे नहीं तो कि मुझे तो मैंने मना कर दिया होगा सिंपली, अगर किया होगा तो। पता नहीं, उसका वो रिप्लाई नहीं बताया मुझे। हाँ तो स्टाफ ने क्या रिप्लाई नहीं रिप्लाई? दिया इसका मतलब मना कर दिया मैंने, अगर हाँ होगा तभी तो रिप्लाई करेंगे। यही तो समझ नहीं आता मुझे तो 10। एक फ्री रिसिप्ट भेजा कि मैंने इतना पे किया है। हाँ वही ना, मतलब 2500 रुपये पे करना, बहुत पे कर दिया सर, 2500 रुपये मैं करोड़पति हो जाऊंगा यहाँ हाँ एक सर, दिन। वो बोल रहा था कि नेक्स्ट साल से लेगा, अभी लेके क्या ही फायदा लाइव ज्वाइन करना। आपने बोला कि लाइव ज्वाइन कर लो से, तो मुझे बोल रहा था कि वो भैया आप शेयर कर दो वो लिंक ड्राइव इन की। लोगों को ना पकड़ कर ना थप्पड़ मारो, सामने आए ना, फीस पे करना मतलब वो लोग बेवकूफ़ हैं जिन लोगों ने 10,000 पे किए हैं, है ना? तो वो तुम बहुत चालाक हो, 2500 रुपये में तुम्हें सब कुछ चाहिए और हम यहाँ भूखे मर जाएंगे। हमारे टीम वाले लोग है ना, इनको बिना पैसे काम कर रहे हैं ये टीम में जो 20 30 25 लोग हैं, इन्हें क्या घर से अपने मतलब सर खा के अब करेंगे काम? रिकॉर्डेड बैच वो 2500 में मिल रहा है? हाँ हाँ, अच्छा। तो 2500 रुपये फीस पे करके और इनको बस वो चाहिए। मतलब शर्म भी नहीं आता इन लोगों को
कि तो इतना सस्ता 2500 रुपये में तुम्हें हायर लेवल पे कोई ऑफर कर रहा है इस लेवल पे, तब भी सर वो डिस्कशन ग्रुप में था तो उससे वहाँ से मेरा नंबर मिला उसे, तो वो बार बार बोल रहा था, कल भी मैसेज किया था, आज भी मैसेज किया था, वो सेम ही बात बोल रहा था। उसको बोलो तुम खरीद लो, 10,000 बहुत बड़ी बात थोड़ी है, या वो है, हद है। सो ठीक है ना, तो इसमें क्या सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकंड मिनिमम एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। फिर इसलिए फिर गुस्सा आएगा, रिकॉर्डिंग बंद ही कर दूंगा, सिर्फ फुल पैकेज बेचेंगे। यही मुझे खराब लगता है चीज़ों का, जब तुमने रिकॉर्डिंग, तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ ये स्कीम है, 2500 रुपये का रिकॉर्डिंग है, मान लो अलग अलग स्कीम्स हैं, तो तुम जिस स्कीम में आए उसी में खुश रखो ना। अब दिक्कत क्या है, ये बच्चे वो हैं जो खरीदते साइकिल है, इनको फीलिंग एरोप्लेन वाली चाहिए कि सर एरोप्लेन पे घुमा दो मुझे, लेकिन पैसे मैं साइकिल की दूंगा, मतलब ये वाली चीज़ें हैं। तुम खरीदो ना वो चीज़, अगर 10,000 का फुल मैं आपको पैकेज। नहीं बताता, लेकिन वो हाँ 2-3 दिनों से वो मैसेज हाँ, कर रहा वही था, मैं तो कह रहा था, इसलिए मैं ऐसे कई लोगों को एक बार जानता भी हूँ, मुझे मैसेज करता है, मैं उसको यही समझाता हूँ, क्योंकि तुमने बात अगर एक ही बात बोल रहा था, मैं उसे समझा हाँ, रहा था, फिर भी एक ही बात, कि मैं उसको यही तो बोलता हूँ फिर भाई, इसलिए तुमने अगर 2500 रुपये दिए हैं और तुम्हें वही सारी सर्विसेज मैं दूंगा जो 10,000 रुपये दिया है, तो वो तो बच्चे बेवकूफ़ हो गए, 10,000 देने वाले, वही 2500 में लेना चाहिए था उनको फिर तो। लेकिन हाँ उनको सर पे वो करना है 2500 रुपये और सर्विस सारी चाहिए जो दे रहे हैं, और सीधा ऐसे नहीं मिल रहा है, तो इस हम दूसरे तरीके ढूंढ रहे हैं। फिर इससे मुझे क्या होता है, मुझे गुस्सा आएगा, फिर रिकॉर्डिंग बैच ही बंद हो जाएगा, फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा फुल पैकेज का, खरीदना है खरीदो, तो बाहर में जाओ। नहीं ये सर, वाली छोड़ दीजिए चीज़ें हैं, सर, तो ये वाला चीज़ नहीं है। मैं बस कंफर्मेशन ले लिया ये है। आपसे बस। तो इनको समझना चाहिए भाई, तुमने जो खरीदा उसी में एंजॉय करो ना। अब तुम अगर इस लेवल पे हो, बी ए सी एम एस सी कर रहे हो, अगर 2500 रुपये एक साल का अफोर्ड नहीं कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे कैसे लोग, कितने कौन से लोग होंगे जो 2500 रुपये एक साल का अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या मान लो 10,000 अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अरे भाई इस लेवल पे हो, तुम ट्यूशन पढ़ा लोगे शाम को 2-4 घंटे, तुम महीने के 2-4-5 हज़ार कमा लोगे। ये चीज़ें हैं, हम नहीं किए, हम इतने सालों से कैसे कर रहे हैं। मैं तो 2010 से 1 रुपये घर से नहीं लिया, 10वीं के बाद से मैंने 1 रुपये घर से नहीं लिए, लेकिन मैंने कहीं भीख नहीं मांगे किसी से कि तुम ऐसा कर दो वो कर दो, क्यों हाँ भाई। सर, आपने कहा था ऐसे, तो वो चीज़ है ना, मैंने सुना वो तुम यूट्यूब अपना पर की वीडियो पे मैंने तुम सुना। ये करो ना भाई कि तुम अपना मेहनत करो, कमाओ, तुम्हें जो चाहिए। अब होता क्या है, जिसकी कीमत 10,000 रुपये, तुम वही चीज़ 2,000 में चाहते हो, तो भाई उसका जो सामने वाला का नुकसान है वो कौन भरेगा। ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत कर लो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर लो, है ना। तुम कहीं शाम को ट्यूशन पढ़ा लो, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कहीं कुछ ऐसा कर लोगे, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, उससे एक अपना क्या होता है, एक अच्छा प्राउड फील होगा, तुम कमा के चीज़ें कर पा रहे हो, दैन किसी को चीट करके या इधर उधर करके कुछ कर रहे हो। और ये लोग जो चीट उट करके करते हैं, ये वही लोग, उनका कुछ होता भी नहीं लाइफ में, ये भले तुम्हें एक्सेस ले भी लेंगे जमा इधर उधर से, इनका कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो बच्चे जेन्युइन है वो उसका कीमत पे करेंगे और तब जाके एंजॉय करेंगे। और ये जो फ्री वाली चीज़ें, इधर वाली चीज़ें करके इधर टेलीग्राम से करके अब करते बहुत हैं। सारे फ्रॉड होने लगा, बहुत चीजों में। तो ये वही लोग हैं, इनको बस शॉर्टकट चाहिए लाइफ में कुछ आगे बढ़ने का, ऐसा कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है कि मिल जाएगा। जैसे जब फुल पैकेज होता है तो बच्चे कहते हैं सर बहुत कॉस्टली है, इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, चलो 2500 रुपये का रिकॉर्डिंग ले लो, इससे हेल्प हो जाएगा, लेकिन उसमें खुश नहीं है फिर। लेकिन वही सारी सर्विस चीज़ 10,000 में मिलती है। तो ठीक है ना, तो ये तो डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ाई है ना, सिंपल है कि हमारे पास n नंबर्स हैं, हमने क्या किया, इन n में सबसे छोटा वाला फर्स्ट ऑर्डर, उससे बड़ा सेकंड, उससे बड़ा थर्ड, उससे बड़ा फोर्थ, एंड लास्ट वाला क्या है, मैक्सिमम है ना, यही चीज़ें हैं। तो यहाँ से क्या आएगा सिंपली कि x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 एंड सो ऑन लेस देन इक्वल टू xn। ये हो गया। सर सेकंड वाले में सेकंड मिनिमम होगा। हाँ हाँ, सेकंड मिनिमम होगा। सेकंड मिनिमम, हाँ। तो सेकंड मिनिमम ऑफ एक्स, मतलब सेकंड ऑर्डर मतलब दूसरा वाला जो है, ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया है ना, जैसे स्मॉलेस्ट ऑफ सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, है ना। सो मिनिमम, सेकंड मिनिमम, एंड इस तरह से। सो
अब आगे तुम लिख सकते हो सेकेंड मिनिमम, मतलब यही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हमने उसी रैंडम वेरिएबल को ऑर्डर में अरेंज कर लिया है ना। तो ये ऑर्डर है स्मॉलेस्ट फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब मुझे अगर सीडीएफ चाहिए, जैसे मैं एक दो अभी डेरिवेशन करता हूँ तो ये आसान हो जाएगा, जैसे हम लास्ट टाइम किया, अभी तो मैं प्रूव कर देता हूँ। मान लो ये मेरे पास nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, xn क्या है, इसको बोलते हैं nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ठीक है। और या इसको तुम वही मैक्सिमम है ना, तो ये है मैक्सिमम ऑफ ऑल x1 x2 xn, ये है। सो तो यहाँ पे क्या करना, मान लो सीधा सीधा मैं इसका CDF निकालूं, अगर हमने लास्ट टाइम करके भी अच्छा बताया था, जस्ट लिखा नहीं था। तो यहाँ से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू x हो गया। और ये क्या होता है, मैक्सिमम, सो मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn लेस देन इक्वल टू x। सो यहाँ से अब देखो, ये इस n रैंडम वेरिएबल से इन सब का मैक्सिमम जो है x से छोटा है ना। सो ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा आगे, इसका क्या इंप्लाई करेगा ये x, देखो मैक्सिमम जो है वो x से छोटा है, इसका क्या मतलब है, इसका सारे जो वो x1 है ना, लेस देन इक्वल्स टू तो x है each पावर n में। each has to be less than this, है ना, x1 less than equal to x, x2 less than equal to x and xn less than equal to x। अब यहाँ से आगे अगर हम सिंप्लीफाई करें, चूंकि ये रैंडम सैंपल था, तो x1 x2 x3 x4 दे आर ऑल इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x1 लेस देन x, x2 लेस देन इक्वल टू x से चलता रहेगा, xn लेस देन इक्वल टू x। फिर यहाँ से जब लिखोगे आप तो यहाँ से आएगा, अच्छा ये सब एक्चुअली IID है ना, तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इन सब का आंसर सेम ही आएगा, मतलब अगर लिखोगे fx1 fx2 सब सेम ही है, तो ये है एक्चुअली, ये सब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मतलब fx ऑफ x, fx ऑफ इसका CDF वही, या अभी fx1 fx2 अभी के लिए मान लो ऐसा लिख दिया, fxn ऑफ x। सो यहाँ से क्या आ जाएगा कि अब ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इन सबका डिस्ट्रीब्यूशन वही, इस सबका CDF क्या था, तो ये जो x1 x2 xn सबका CDF fx है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये सब इक्वल ही है एक्चुअली। तो कितना आ गया, CDF ऑफ x इसकी पावर n, तो यहाँ से हमने भी क्या फाइंड किया, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF, तो ये जो पॉपुलेशन है उसके CDF का पावर n हो गया, है ना। तो ये आ गया CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब अभी मैंने ये फिक्स नहीं किया कि ये कॉन्टिन्यूअस है डिस्क्रीट है, अभी हम इन जनरल बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमने क्या किया इन जनरल, क्योंकि मैंने कहीं फिक्स नहीं किया कि ये कॉन्टिन्यूअस, ये कोई भी है, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, डिस्क्रीट हो या अदरवाइज मिक्स्ड हो, किसी टाइप का हो, तो ये इन जनरल डेफिनेशन ये है, और ये इन जनरल थ्योरम है, चाहे कोई भी रैंडम वेरिएबल हो। सिमिलरली आप फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए इसी तरह से लिख सकते हो, अगर तुम प्रूव करना चाहो, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो ये हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एंड ये हमारे पास आ गया मिनिमम, है ना। सो दिस इज मिनिमम ऑफ x1 x2 xn, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अब मैं इसका CDF निकालता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF, है ना, क्योंकि CDF का एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, मिक्स्ड हो, सबके लिए। तो यहाँ अगर लिखोगे आप क्या आएगा, सो प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू x, अब यहाँ पे अभी है ना, प्रोबेबिलिटी मिनिमम ऑफ x1 x2 xn लेस देन इक्वल टू x, ये हो जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस अभी ऐसा क्या हो रहा है एक्चुअली, जैसे इन सब का मिनिमम जो है x से छोटा है, तो हम सबके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसलिए मुझे यहाँ कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ रहा है,
यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसका जो लार्जेस्ट वन है वो x से छोटा है, तो ईच वन हैज टू बी लेस देन x। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली जो इसका इन n में से जो सबसे छोटा होगा वो x से छोटा है, तो जो बाकी है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो x से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो वी डोंट नो। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे। सो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, x1 x2 xn ये आ जाएगा मोर देन x। अब देखो इन सब का जो मिनिमम है वो x से ज्यादा है, इन सब में जो स्मॉलेस्ट होगा दैट इज द मोर देन x, मींस ईच ऑफ देम हैज टू बी मोर देन x, यही ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जितने भी हैं वो सब मोर देन x हो जाएगा। सो x1 मोर देन x, x2 मोर देन x एंड xn मोर देन x, ये हो जाएगा। सो 1 माइनस, अब ये फिर से वही चीज, ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इंडिपेंडेंट है, तो सब इंडिपेंडेंट है तो ज्वाइंट है, ज्वाइंट को आप प्रोडक्ट ऑफ मार्जिन्स लिख सकते हैं, और सिंस दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो सबका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, तो इसको मैं एक साथ लिखूं तो f ऑफ x की पावर x, f ऑफ x मोर देन x इसकी पावर n हो जाएगी, क्योंकि हम पहले प्रोडक्ट करेंगे, फिर सबकी वैल्यू सेम ही है क्योंकि x1 x2 x3 सबका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन, वही जो x का डिस्ट्रीब्यूशन, x क्या है, पॉपुलेशन है, और x1 x2 xn सैंपल है। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस CDF ऑफ x इसकी पावर n। तो यहां से हमने ये फाइंड कर लिया कि व्हाट इज द CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये आ गया 1 माइनस CDF ऑफ x इसकी पावर n। तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF है, और ये इन जनरल है, चाहे वो डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो या कुछ भी हो, ठीक। अच्छा अभी मैं rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं इन जनरल। सो XR इज द rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, है ना। सो इसमें क्या होगा, rth मिनिमम था ना, rth मिनिमम ऑफ x1 x2 xn। सो r को अगर 1 रख देंगे तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, r को n रखेंगे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब आपको क्या करना है, CDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो प्रोबेबिलिटी rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू x। अब आप सोचो क्या होगा, तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ XR लेस देन x है, इसका मतलब है कि जो rth मिनिमम है ना, rth मिनिमम ऑफ x1 x2 xn जो है वो लेस देन इक्वल टू x है। सो लाइक ये मान लो है ना, ये जो भी है दैट इज लेस देन इक्वल टू x, r प्लस 1 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। तो इसका मतलब है जो rth मिनिमम है वो x से छोटा है, तो सो यहाँ से क्या है ना, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है एटलीस्ट r ऑफ x1 x2 xn जो होगा वो लेस देन इक्वल टू x है। मतलब ये जो n रैंडम वेरिएबल है इनमें से कम r रैंडम वेरिएबल होगा जो कि x से छोटा होगा। क्यों, सोचो जरा, जैसे कि हमने क्या कहा, rth मिनिमम जो है वो x से छोटा है, तो इसका क्या मतलब है, तो कम से कम r तो होगा जो x से छोटा होगा, हाँ या ना, देखो। जी सर। और इसका क्या मतलब है, तो इसका मुझे डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं आगे, सो एटलीस्ट r, है ना। तो r यहाँ पे क्या होता है, देखो r इज नंबर 1 2 3 अप टू 1 2 3 है ना, 1 से n तक कोई भी नंबर हो सकता है। सो जैसे अगर r को मैं n रख देता तो nth मिनिमम मतलब मैक्सिमम छोटा है x से, तो कम से कम है ना, उसका मतलब क्या था कि सब, जैसे मान लो r को n रखता हूं मैं अगर, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक छोटा है x से, तो इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमम छोटा है x से, इसका मतलब सब n के n रैंडम वेरिएबल x से छोटा है, एटलीस्ट n है ना इज लेस देन x। अभी मैंने 1 रखा था तो कम से कम एक ही होता जो
हाँ कम से कम एक तो होगा जो लेस देन इक्वल टू एक्स होगा, ये चीज़ है। सो यहाँ से एटलीस्ट आर ऑफ दिस विल बी लेस देन इक्वल टू दिस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आती है कि ये आएगा प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, आर ऑफ देम होगा ना, तो इसकी पावर मान लो अभी आई है, और बाकी जो बचे होंगे उसमें क्या होगा, वो उसकी वैल्यू एक्स से ज़्यादा होगी। सो प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन एक्स, इसके पावर कितने होंगे? मैं डिराइव कर रहा हूँ, ये प्रूफ लिख रहा हूँ एक्चुअली। अब इसलिए n minus I प्रूफ थोड़ा सा ना कई बार, सो मान लो आई नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल है जो लेस देन इक्वल टू एक्स है, तो बाकी जो होंगे मोर देन एक्स होगा। अब इसमें जो आएगा एन चूज आई, और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? यहाँ बोला एटलीस्ट आर जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स है, एटलीस्ट आर ऑफ देम आर लेस देन इक्वल टू एक्स। अच्छा तो I की वैल्यू तो 1 to R ही होगी ना। सर CDF के पावर R-1 होता है ना? ये तो वन एटलीस्ट टू एटलीस्ट आर, हाँ किसकी पावर? CDF के पावर R-1 किस में? जहाँ I लिखे, I क्या है सर? कहाँ से कहाँ तक? अभी मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ? ये मैं सर समेशन में R से इन्फिनिटी होना चाहिए ना, एटलीस्ट R लेस देन इक्वल टू एक्स। हाँ आई की वैल्यू जो होगी यहाँ से, सर कम से कम R के लिए तो P x इज लेस देन इक्वल टू x आएगा ही, तो I की वैल्यू R से जैसे अगर start मैंने होनी 1 चाहिए। रखा था, इसका मतलब क्या है? मिनिमम जो है लेस देन एक्स है, तो कम से कम एक लेस देन एक्स होगा, तो एक ही होगा ना, तो और बाकी सब ग्रेटर देन ओके होगा, सही है। बाकी सब होगा। और सर ये दोनों CDF है क्या? एक PDF छोड़ दिए। अरे मैं सीडीएफ निकाल रहा हूँ पहले, तुम इतने जल्दी में क्यों? बुक में आधा अधूरा पढ़ते हो, अभी मैं सीडीएफ डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है? पीडीएफ पे आऊँगा, जो तुम्हें याद है वो पीडीएफ है, वो मैं उस पर आऊँगा अभी। सो जो मैं लिख रहा हूँ वो सीडीएफ है। तो ये प्रूफ है एक्चुअली, मैं डायरेक्टली प्रूफ लिख सकता था, मतलब डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख सकता था, लेकिन मैं प्रूफ करा रहा हूँ, ठीक है ना? सो अभी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो तुम्हें याद है ना वो आगे डिस्कस करेंगे, वो पीडीएफ है। तुम्हें तो पहले ये पता होना चाहिए मैं निकाल के आ रहा हूँ, मैं यहाँ सीडीएफ डिराइव कर रहा हूँ प्रूफ। जैसे मान लो यहाँ प्रूफ किया ना, सो मैंने यहाँ पे प्रूफ किया, जैसे यहाँ पे है ना, ये है, और यहाँ पे प्रूफ लिख रहा हूँ। तो इसका अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा, तो ये जैसे ऑर्डर स्टैट था, मैं सीडीएफ निकाल रहा हूँ सबका। अब सीडीएफ निकाल रहा हूँ तो इसमें तो 1 to R लिखा हुआ है, इसमें देखता हूँ क्या है। सो यहाँ से जो डेरिवेशन आएगा क्या होगा? ये R2N लिखना पड़ेगा। मिनिमम R है तो R से N होगा। हाँ, सर R से N होना चाहिए R ना? तक तो कंफर्म है, तो हाँ आएगा मुझे ही। लगता है R से N ही होना चाहिए, इसने लिखने में गलती किया मुझे लग रहा है यहाँ पे। सो देखता हूँ उसमें और कहीं लिखा है। सो हाँ मुझे लगता है इसमें ना मिस्टेक शायद इस बुक में है, चेक, क्योंकि एटलीस्ट R लिख रहे हैं ना हम लोग। सो चेक करता हूँ, रुको। इसलिए प्रूफ में ना बहुत वो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते थे हम लोग, ठीक है ना? तो इसने गलती इस बुक में लिखा है, सही कह रहा है, एटलीस्ट R है ना, तो आप लोग सही कह रहे हैं। सो इसमें जो बुक है ना बीके वैद्य की में लिखा हुआ है, ये गलत है, उसमें I की वैल्यू एटलीस्ट R है तो R2N होगी, ठीक है? सो इसने ना गलत लिखा है, बाकी जगह तुम देखो उसमें वही है, R2N है, ठीक है। है ना, क्योंकि एटलीस्ट R जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स है, तो कम से कम हमने यहाँ लिया है कि I नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल है जो लेस देन एक्स है, तो R तो होगा ना, R2N होगा, ठीक है? R2N, उसमें लिखने में गलती किया वहाँ पे, तो ठीक है। अब आगे बढ़ो, तो ये हो गया CDF। तो ये जो मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा था, ये rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के CDF का फॉर्मूला है, ठीक है? अब तुम्हें अगर वेरीफाई, अभी मैंने 2 फॉर्मूले ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो एक काम करो, R की जगह तुम 1 रख दो और देखो क्या बनेगा ये।
अगर तुम r की जगह 1 रख देते हो तो बताओ क्या होगा, ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके क्या आएगा। मैं r को 1 रख दे रहा हूँ, है ना। सो r कैन बी एनी नेचुरल नंबर, मतलब 1 to n, r की वैल्यू 1 2 3 अप टू कुछ भी हो सकती है ना। यहाँ पे जो हम r लिखते हैं, सो मैं ये कह रहा हूँ जो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, जैसे हम xr लिख रहे हैं, xr जिसको लिख रहे हैं rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो इसमें r की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हैं, 1 2 3 अप टू n, तो 1 लेंगे द फर्स्ट ऑर्डर, है ना, इस तरह से। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि r की जगह 1 रखो, तो यहाँ r को 1 रखो और सिंप्लीफाई करके बताओ क्या ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल आएगा, आना चाहिए ना। अगर सही है तो ये आना चाहिए, ये जो हमने डिराइव किया है तो ये आना चाहिए, ठीक, पहली चीज। और अगर r की जगह n रख दे हम, तो ये आना चाहिए, चेक कर लो, तभी वेरीफाई हो जाएगा ना कि सही है कि गलत है। तो r को अभी तुम इसमें 1 रखो और चेक करो क्या आएगा एक्सप्रेशन, r के प्लेस पे n रखो और चेक करो क्या आएगा एक्सप्रेशन। तो ये वही आना चाहिए जो हमने पहले डिराइव किया है, क्योंकि अलग थोड़ी आ सकता है ना। तो पुट करो, सिंप्लीफाई करके देखो, हो जाएगा ना। जैसे r को अब 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा समेसन i फ्रॉम 1 to n चूज i। ये फॉर्मूला है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रूफ को रट्टा मारना इज नॉट अ वाइज डिसीजन। मतलब प्रूफ को रट्टा थोड़ी मार सकते हैं, या तो समझ सकते हैं, लेकिन प्रूफ की सेमेस्टर एग्जाम में तुम्हें जरूरत पड़ती है, एग्जाम में पूछता, हमें जैम में प्रूफ नहीं पूछेगा इन सब थ्योरम्स का। डायरेक्ट में फॉर्मूला भी लिख सकता था ना, लेकिन अभी मैं थोड़े प्रूफ लिख रहा हूँ, तुम्हें आइडिया होगा कैसे यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज प्रूफ लिखने का कोई नीड नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है प्रूफ समझने के लिए, क्योंकि प्रूफ इज कंस्ट्रक्टिव। लाइक जो फर्स्ट टाइम किसी ने प्रूफ लिखा है ना, तो उसको महीनों और सालों लग जाते हैं एक प्रूफ लिखने में, जिसने फर्स्ट टाइम प्रूफ लिखा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो किसी और का प्रूफ लिखना पड़ेगा। अगर तुम कुछ नया प्रूफ किसी थ्योरम का लिखना चाहोगे तो तुम्हें महीनों या सालों लग जाएंगे उसका प्रूफ लिखने के लिए, तब भी सही वो गलत होगा पता नहीं, है ना। सो प्रूफ इज लाइक किसी ने प्रूफ किया, उससे तुम्हें समझना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया है, तो वो बस तुम्हें जस्टिफाई कर सकते हो तुम्हें अपना प्रूफ लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा, है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया हुआ था पहले उसका फॉर्मेट लास्ट थ्योरम का, कई बार मैं एग्जाम्पल दिया हूँ कि जैसे फॉर्मेट 1639 में लिख के चला गया थ्योरम, उसका प्रूफ 1995 में हुआ, तो पिछले 300 साल तक लोग प्रूफ करते रहे 300 साल लग गया। जिसने प्रूफ किया उसको भी 10 साल लगे एक थ्योरम प्रूफ करने में। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो नई चीज़ें हैं वो बहुत मुश्किल होती है ना, जब एक बार सॉल्व हो जाती है तो आसान हो जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि सचिन ने पहली बार, मतलब क्रिकेट के हिस्ट्री में पहली बार 200 रन सचिन ने बनाया 2010 में, बनाया ना। और क्रिकेट कितने साल से खेला जा रहा है, कम से कम 100 साल से खेला जा रहा होगा मान लो। तो पिछले 100 साल में पहली बार 2010 में सचिन ने 200 रन बनाए। उसके बाद क्या हुआ, अभी से 24 साल हुए, मतलब 2010 के बाद 24 आ गया। लास्ट 14 ईयर्स में तुम देखो रोहित शर्मा ने 3 बार 200 रन बना दिए, बाकी और लोगों ने बनाए हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब चीज़ें हो जाती है ना तो बाकी लोगों को यकीन हो जाता है कि हो सकता है और शायद हम भी कर सकते हैं। तो वैसी वाली चीज़ें मैं कह रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम चीज़ें डिफिकल्ट होती है। तो प्रूफ अगर आप कहीं पे, जैसे मतलब प्रूफ आप रट्टा मारोगे, रट्टा मारने से कोई फायदा है नहीं। समझ सकते हो किसी के प्रूफ को आप, लेकिन उतना टाइम है नहीं कि आप प्रूफ समझते। अभी मेनली आपको फॉर्मूला याद रखना है एंड देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट टू सॉल्व क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में एट द एंड क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा प्रूफ समझना डिफिकल्ट टास्क होता है कई बार। कुछ प्रूफ आसान होते हैं, जैसे ये आसान था, है ना, इधर जो मैंने किया ये थोड़े आसान था, इधर वाला आसान था। कुछ चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो सोचना पड़ेगा आपको, तो डिपेंड करेगा एनीथिंग। इसमें वेरीफाई करके बताओ क्या आएगा, तो ये आ जाएगा ना। ये तो हो गया ऐसा कि दिस इज, अच्छा इसको मैं अब एक बार उस कर देता हूँ, ठीक से लिख देता हूँ। तो हमने क्या लिखा है, सो हमने अभी डिराइव किया rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला, समेशन i फ्रॉम r टू n चूज i, और CDF ऑफ x इसकी पावर i, और 1 माइनस CDF ऑफ x इसकी पावर n माइनस i। ये फॉर्मूला है ना। तो डायरेक्टली लिखने के बजाय मैंने सोचा प्रूफ करके देखते हैं, तो इसलिए प्रूफ, बाकी आ जाएगा ये तो फॉर्मूला। लेकिन रोहित में एक जगह देखा मैंने, गलत लिखा हुआ वहाँ पे ना, 1 से n लिया उसने, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ r की जगह तुम n रखो और r की जगह 1 रखो, और देखो क्या आ रहा है, ये वेरीफाई करना आपको, क्या सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिन लोगों ने सिंप्लीफाई किया बताओ क्या सेम आएगा। यस सर। इस फॉर्मूले से आ रहा है, अगर 1 से n करते तो नहीं आता, इसका मतलब तो वो गलत था ना, ठीक है। देख लीजिए, सो CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो जब आप पुट कर लोगे 1 तो ये हो जाएगा i फ्रॉम 1 टू n चूज i, और CDF ऑफ x
इसकी पावर i एंड 1 माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स इसकी पावर n माइनस आई, है ना। अब देखो अगर यहाँ तुम इसमें बस जीरो की कमी है, अगर मैं ऐसा कर दूं 0 से n कर दूं तो ये बाइनोमियल थ्योरम नहीं हो गया। एन सी आर ए की पावर आर बी की पावर n माइनस आर, आर फ्रॉम 0 टू n क्या होता है, a प्लस बी की पावर n। तो अगर मैं यहाँ 0 को इंक्लूड कर दूं और 0 को एक्सक्लूड कर दूं, मतलब अभी तुम समेशन ले लो 0 से n, तो जब 0 से n समेशन लोगे 0 टू n, n चूज i a की पावर i b की पावर n माइनस आई, i फ्रॉम 0 टू n, तो ये होता है a प्लस बी की पावर n, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, तो वो लगाओ जरा। सो बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करो। सो उसके लिए 0 टू n चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 टू n कर दो, तो सम आ जाएगा a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, माइनस अब वो 0 रखने पे क्या बनता है, क्योंकि उसको हमने इंक्लूड किया था, तो हमें बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आप आई को, ठीक है ना, तो आई को आप 0 रख दीजिए, तो आई को 0 रखेंगे, सो 1 माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स और इसकी पावर आ जाएगी n माइनस 0 ना, n आ गया, ठीक है, सो n माइनस 0 n आ गया। तो ये वही फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे अलग तरीके से ड्राइव किया था, ये यही आया ना जो पहले ड्राइव किया था, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो उस बुक में गलत लिखा हुआ है ना, एक्चुअली बुक में ना 1 टू यहाँ 1 टू r लिखा हुआ है, तो वो मिस्टेक हो जाती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा, एंड यहाँ पे फिर ऐसे ही अब n रख दो आप, तो समेशन i फ्रॉम n टू n, n चूज i, तो n टू n मतलब एक ही वैल्यू, आप एक ही चॉइस आपके पास है, और एफ एक्स ऑफ एक्स की पावर i 1 माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स इसकी पावर n माइनस आई। अब आप i को n रख दो, क्योंकि i की एक ही पॉसिबल चॉइस है n टू n, तो n रखोगे ये n हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा गायब, तो ये आ गया सी डी एफ ऑफ एक्स की पावर n। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे समेशन में r टू n ही होगा, वही सही होगा। सो हमने अभी क्या डिराइव किया, हमने अभी डिराइव किया एक्सप्रेशन फॉर CDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और ये जो फॉर्मूला ये किसी भी रैंडम वेरिएबल का वर्क करेगा, डिस्क्रीट हो कॉन्टिन्यूअस हो, और जो आप लोग ज़्यादातर लोग जो फॉर्मूला जानते होंगे, जो नवल अभी बताने की कोशिश कर रहा था, वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के लिए है, वो डिस्क्रीट में काम नहीं करेगा, है ना, तो वो PDF का है, तो PDF सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के पास होता है। सो ये अभी मैं को समराइज कर देता हूँ जो मैंने लिखा है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था, तो ये हमने ये लिखा है कि लेट, है ना, x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल, या इतना ना लिख के सीधा लिखता हूँ, इट इज IID रैंडम वेरिएबल जिसका CDF ये है, ठीक, एंड यहाँ पे ये जो x ऑर्डर 1 x ऑर्डर 2 एंड x ऑर्डर n, दीज आर ऑर्डर स्टैटिस्टिक, है ना, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। देन तो हमने जो पहला फॉर्मूला डिराइव किया वो था CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये चलो मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर देता हूँ। तो पहला हमने ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का CDF हमने देखा है कि ये आता है 1 माइनस CDF ऑफ x इसकी पावर n। फिर दूसरा फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया वो है CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये जो पॉपुलेशन का CDF है उसकी पावर n। तीसरा हमने जनरलाइज कर दिया rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF, और यहाँ कोई भी है ना फिक्स नहीं किया डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस, कोई भी रैंडम वेरिएबल है उसके लिए ये थ्योरम वैलिड रहेगा। सो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आपका आएगा समेशन i फ्रॉम r टू n, n चूज i, ठीक, CDF ऑफ x इसकी पावर i और 1 माइनस CDF ऑफ x इसकी पावर n माइनस आई। ठीक है, तो ये आपका CDF का फॉर्मूला है। अब अगर आप मान लेंगे कि चलो भाई ये कॉन्टिन्यूअस है, जैसे नेक्स्ट थ्योरम लिखता हूं मैं, ठीक है ना, तो अभी के लिए मान लेता हूं ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब यहां लिखूंगा कि लेट x1 x2 xn आर IID कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स विथ CDF f, है ना, मान लो fx ऑफ x, एंड ये जो है फर्स्ट सेकेंड एंड सो ऑन, दीज आर ऑर्डर स्टैटिस्टिक, है ना, ऑर्डर स्टैटिस्टिक। देन तो अब क्या करना है मुझे, CDF तो यही है, चाहे डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस हो, CDF यही है।
अब डिस्क्रीट के पास तो पीडीएफ नहीं होता है, पीएमएफ होता है ना, कॉन्टिन्यूस के पास पीडीएफ होता है। तो अभी मैंने मान लिया कि ये कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का भी यही सीडीएफ है, डिस्क्रीट का भी यही सीडीएफ है, मिक्स्ड का भी यही सीडीएफ होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा यही होगा। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि भाई सीडीएफ ये है तो पीडीएफ क्या होगा, तो सिंपल आपको पता है कि सीडीएफ से आप पीडीएफ कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करो, तीनों का डिफरेंशिएशन करो, तो यू डिफरेंशिएट ऑल थ्री विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये सीडीएफ्स हैं, तो ये सीडीएफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ आ जाएगा। कीजिए डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का आ रहा है n इंटू वन माइनस कैपिटल एफ एक्स की पावर n माइनस वन इंटू स्मॉल एफ एक्स से है ना? सेकेंड का n कैपिटल एफ एक्स इंटू स्मॉल एफ एक्स। तो जैसे पहला मैं लिख रहा हूँ कि हमें चाहिए पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जस्ट आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो n इंटू वन माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स की पावर n माइनस वन और देन पीडीएफ ऑफ एक्स, यही आएगा। और दूसरे वाले में पीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स n इंटू सी डी एफ ऑफ एक्स, इसकी पावर n माइनस वन पीडीएफ ऑफ एक्स। अब तीसरा पीडीएफ ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये क्या आएगा, तो तुम 6 से डिफरेंशिएट करो, फिर समेशन हो सकता है सॉल्व करना पड़ेगा, तो समेशन सॉल्व करो, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो इसको जब पहले डिफरेंशिएट कर लो एक्स के रेस्पेक्ट में और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आता है n फैक्ट, या तो वैसे लिख सकते हो एनसीआर के टर्म में भी चाहो तो लिख सकते हो, अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखो n फैक्टोरियल क्या होता है, r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, यही ना जी। सो n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। अब आएगा सी डी एफ ऑफ एक्स, इसकी पावर r माइनस वन, वन माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स, इसकी पावर n माइनस आर इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स। तो ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला, मतलब ये थ्योरम है, फिर प्रूफ देख सकते हो तुम, डिफरेंशिएट करके देखो ठीक से, तो इससे प्रूफ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इसी में एक और फॉर्मूला, अगर हम लिखे सो व्हाट इज द जॉइंट पीडीएफ ऑफ, जैसे इसी का अगला पार्ट में अगले पेज पे लिखता हूँ। सो ये है ना, प्रूव करो यही आएगा, उसको डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करो ये, इसको हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ना, अगर मैं r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका सम तो n प्लस वन है। अच्छा, तो n से पहले यहाँ से n प्लस वन बना देंगे, तो n प्लस वन चूज r या चूज r माइनस वन, वैसा बनाया जा सकता है, अगर चाहो तो एनसीआर के फॉर्म में इसको बना सकते हो, चेक कर लो एक बारी। सर यहाँ आर दिया हुआ है, आर कैसे निकालते हैं, क्योंकि सवाल में दिया नहीं रहता है आर। दिया नहीं रहता, उसके लिए सवाल करना होता है, तुमने सवाल देखे ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा, पता तब चलेगा जब सवाल पढ़ोगे। मान लो कहीं बोलता है पीडीएफ निकालो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, कैसे निकालेंगे, अगर मैं तुमसे पूछूं कि चलो सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ निकालो, तो क्या करोगे, आर क्या है यहाँ पे, 2 ले लेना है r को। आर टू है कि एन टू है? एन क्या है, एन सैंपल साइज है, एक तो तुम्हें डिफरेंस ही समझ नहीं आ रहा है। एक्स आर का मतलब क्या होता है, यहाँ एक्स आर का मतलब क्या है, rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स किसका, अभी तो मैंने कुछ देर पहले लिखा था भाई, rth मिनिमम, देखो ये है rth मिनिमम ऑफ या फ्रॉम x1 x2 xn। यहाँ n क्या होता है, n सैंपल साइज है, और सैंपल साइज n है, तुमसे rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पूछेगा, n नंबर मेरे पास है, हमने ऑर्डर किया,
सबसे छोटा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, टू सेकेंड स्मॉलेस्ट सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थर्ड स्मॉलेस्ट थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड सो ऑन। जो लास्ट वाला है वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बताओ। अब तुम्हें यही क्लियर नहीं है कि n2 है या r2 है यहाँ पे। अब सर अब समझ में आ गया, R इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल जैसे कहीं पे पूछ लेगा, ऐसे पूछेगा अभी कि व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो जैसे ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक। सो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऐसा लिख लो, या स्टैटिस्टिक लिखना है ये लिख लो। सो ये है मतलब सेकेंड मिनिमम हो गया। तो जब आपसे आर दिया होगा है ना, एन भी क्वेश्चन में होता है, मान लो बोलेगा सैंपल साइज 10 है तो एन की वैल्यू 10 है वहाँ पे, एन इज द सैंपल साइज, और आर की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी हो सकती है, जो पूछा जाएगा वो बताना है आपको। तो ठीक है, तो यहाँ से ठीक है भाई, एक और मैं लिख देता हूँ, एक होता है जॉइंट पीडीएफ ऑफ, तो अगला फॉर्मूला इसी में मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो फोर्थ वाला है कि जॉइंट पीडीएफ ऑफ rth एंड sth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जॉइंट पीडीएफ स्टैटिस्टिक। तो क्या होगा ये, तो हमें बताना है कि जॉइंट पीडीएफ क्या होगा, rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड sth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। मान लो xy में लिख लो अभी के लिए, दो वेरिएबल है ना, जॉइंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, क्या आता है भाई बताओ, किसी को याद है? तो ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर s माइनस r माइनस 1, ये आता है ना, चेक करो। तो s माइनस r माइनस 1 और लास्ट में n माइनस s फैक्टोरियल। यहाँ होता क्या है कि r छोटा है s से, यहाँ मैं ले रहा हूँ r इज स्मॉलर देन इक्वल टू s, और r इज दिस मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n, ये रिलेशन है अभी। सो r की वैल्यू ऐसी है, तो मतलब एक नंबर लाइन पे लिखोगे तो यहाँ 1 है, जैसे यहाँ r है, यहाँ s है, यहाँ n है, इस तरह से है, तो r s इक्वल भी हो सकता है इनटू। सो इनटू में क्या आता है, सो हम लोग ये लिख रहे हैं कि ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ rth एंड sth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये आएगा क्या, fx ऑफ x की पावर कितना, r माइनस 1, फिर fx ऑफ x माइनस fx ऑफ y, इसकी पावर कितनी होगी, S माइनस R माइनस 1, एंड देन आगे सर fy माइनस sx, fy माइनस fx कर दें, तो fx माइनस, अभी fx लिखा है, y आगे है ना, तो यहाँ पे अच्छा एक मिनट, fy माइनस fx, ये x क्या है, सैंपल है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे ना, x यही था, ये पीडीएफ तो यही है, यही वाला सीडीएफ यूज कर रहे हैं हम लोग, और इसका वेरीफाई कर लेता हूँ, बुक से एक बार चेक कर लेना, ये थोड़े से एक्सप्रेशन वैसा है। नेक्स्ट क्या है, 1 माइनस CDF ऑफ Y 1 माइनस CDF ऑफ y, और इसकी पावर N माइनस S, और वहां से जो आया हुआ है n माइनस एस इंटू क्या, इंटू PDF X PDF Y, सो इंटू PDF है ना, ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि अगर जरूरत पड़ी एग्जाम में। सो fx इन y, हर जगह x ही लिख रहा हूँ, x क्यों लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे सफिक्स में x है ना, क्योंकि सैंपल हमारा जो है ना वो x डिस्ट्रीब्यूशन से आया है, बाकी वेरिएबल दो है मेरे पास है ना। सो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और sth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। सो यहाँ पे आएगा दिस, एंड ये किसी बुक में मिल जाएगा फॉर्मूला तुम्हें, सो कोई भी बुक का ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टॉपिक उठाओ उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है कि n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, s माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस s फैक्टोरियल, CDF ऑफ x की पावर r माइनस 1, CDF ऑफ y मतलब वेरिएबल y में CDF इन y माइनस CDF इन x, इसकी पावर s माइनस r माइनस 1, 1 माइनस CDF इन y पावर n माइनस s, देन PDF इन x एंड PDF इन y, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है ज्वाइंट का, ठीक है। और ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, है ना। मैं अगर लिख दूं 5वां पॉइंट, ये जो x1 x2 ना, ये सब जो है दे आर ऑल डिपेंडेंट, आर ऑल डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। डिपेंडेंट इसलिए है ना कि तुम्हारे पास n नंबर है,
अब सबसे मिनिमम वाला फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद सेकेंड, तो सब एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, तभी तो ऑर्डर कर पाएंगे. सो दे आर डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ऑल डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, है ना. सो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि सबसे छोटा जो फर्स्ट है, उसके बाद सेकेंड है, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर. सर यहाँ पे एस कैसे निकालेंगे? हाँ, यहाँ पे एस कैसे निकालेंगे? दिया होगा मेरे भाई, तुमसे यहाँ पूछेगा कि व्हाट इज द ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये तुमसे पूछा जाएगा, हमें निकालना नहीं है, वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा ना. तुम्हें दिया होगा कि फाइंड द ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ, मान लो ऐसा पूछ लेगा कि एक रैंडम सैंपल, अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सो फाइंड द ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर, ऐसा लिख दिया, तो यहाँ से R1 है, S2 है ना, वो तो क्वेश्चन देख कर समझ आएगा ना कि हमें थ्योरम क्या लगाने हैं, ये क्या पुट करना है. जैसे देखो, चलो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ अभी के लिए. तो अभी हमने जो डिराइव किए हैं, मान लो ऐसा लिख दूं मैं कि लेट x1 x2 xn दे आर IID यूनिफॉर्म 01. अच्छा, ये तुम थ्योरम भी जानते हो, अभी तुम वेरीफाई कर सकते हो, ये थ्योरम भी है ना. तो अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं, पहला पार्ट, कि rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF क्या है, बताओ. PDF ऑफ, या ऐसे लिख देता हूँ, चलो डिराइव करके बताओ, व्हाट इज द PDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, या अभी के लिए चलो CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होगा. ठीक है, फिर तीसरा है व्हाट इज द CDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एंड चौथा है व्हाट इज द PDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. एक्सप्रेशन लिख के बताओ जस्ट. एंड देन पांचवा है व्हाट इज द ज्वाइंट PDF ऑफ फर्स्ट एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये बताओ. एंड द लास्ट इज सिक्स्थ पार्ट, व्हाट इज द PDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. देखो ट्राई करके बताओ. ठीक है, तो ये IID लिया, ये थ्योरम भी था ऑलरेडी, आप जानते हो कि rth ऑर्डर जो आता है वो बीटा r कॉमा n माइनस r+1 होता है ना. तो उसी को हम प्रूव कर सकते हैं अब, उसी थ्योरम को, जिसको एज ए क्वेश्चन लिख दिया मैंने. तो अब ये इस फॉर्मूले से प्रूफ हो जाएगा. एक तो ये थ्योरम 5 ये हो गया, ये है 3 4 और इधर है 3, ये तो सबके लिए वैलिड है. 3 ये हो गया CDF के लिए, ये PDF के लिए है. अभी डिस्क्रीट लिखूंगा तो PMF आएगा उसमें, है ना. तो करो, डिराइव करो, जिन लोगों को फॉर्मूला समझ आया डिराइव करो सब कुछ. फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF, rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF, देन इन सब का PDF निकालो. अच्छा, यहाँ मैंने और पार्ट्स है ना, जैसे अभी के लिए ठीक है, rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF बताओ, देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF बताओ, देन है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF निकालो. और जैसे इसके लिए काम करो, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में सेम ही होगा, है ना. बाकी और पार्ट अगर लिखूंगा, जैसे 7th पार्ट है जो मैं लिख रहा था कि व्हाट इज द ज्वाइंट PDF ऑफ फर्स्ट एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये निकालो क्या आएगा. फिर 8वां पार्ट है व्हाट इज द PDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, क्या होगा. तो ये आपको बताना है क्या होगा, है ना. अच्छा, n की जगह तुम चाहो तो फिक्स भी कर सकते हो कुछ, है ना. यू कैन टेक n को 10 रख सकते हैं हम, और चाहे तो क्वेश्चन बनाना हो तो, कि मान लो रैंडम सैंपल है साइज 10 का, ऐसा बोल दिया हमने, तो साइज 10 का है तो n को 10 रख देंगे, उस तरीके से आ जाएगा.
निकालो क्या होगा। सो 1/, कैलकुलेट करो, जितने भी फॉर्मूला लिखे हैं उसके बेस पे 1/1 ट्राई करो। फिर मैं लिखता हूँ, वैसे आसान है ये।
हो गया भाई, लिखूं मैं, देखो ये तो आसान है सर ना। 9th नंबर में x3 निकालना है पीडीएफ। अब किसका निकालना है, सिंगल का कि डबल का, आरएफ का? क्या लिखा हुआ है? x3 निकालना है पीडीएफ, किसका निकालना है पीडीएफ? पढ़ो ना, क्या लिखा हुआ है ये? पीडीएफ ऑफ x3। हाँ, तो x3 में तुम्हें क्या लग रहा है, ज्वाइंट निकालना है कि मार्जिन निकालना है? तुम खुद ही दिमाग लगाओ, बताओ। तुमसे कोई नाम पूछेगा तुम कुछ और बताओगे। अगर तुमसे सिंगल ये आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, भाई इसमें क्यों कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हें, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ कहाँ लिखा हुआ ज्वाइंट पीडीएफ, बताओ तुम्हें क्यों लग रहा है कौन सा लगेगा इसमें? इसमें जब दो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हुआ तभी लगेगा ना ये। देखो तुम्हें क्यों लग रहा है कि उसमें डबल लगाने की जरूरत है? अरे भाई यहाँ जैसे आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ये पीडीएफ है, तो आर को 3 रख दो, हो गया। तो इसमें क्यों तुम दिमाग लगा रहे हो कि ज्वाइंट लगेगा कि सिंगल लगेगा? जब सिंगल ही पूछा है तो सिंगल ही लगाओगे ना। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करो जा तुम किताब को रीड करते हो, तुम रट्टा मारते हो फॉर्मूला को, फिर तुम्हें लगता है पावर में तो n-1 था, n कैसे आ गया। ये वो तुम उसको सॉल्व करो। अभी 3 रख के देखो, जब थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पूछ रहा है ना, तो आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ, इसमें आर को आप 3 रखिए तो इससे आंसर आ जाएगा। अभी एन मैंने फिक्स नहीं किया, एन भी फिक्स कर सकते थे हम, बट एन फिक्स नहीं किया है ना। एन के टर्म में ही आंसर आएगा। जब ज्वाइंट पूछेगा तो ज्वाइंट, ये ज्वाइंट पीडीएफ है 2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। तो यहाँ 2 वहाँ पे तो एक ही लिखा हुआ है, तो एक ही लिखा है, तो जैसे यहाँ पे ज्वाइंट है ना, यहाँ पे देखो ज्वाइंट लिखा हुआ है, 2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। या मैं इसमें ऐसा पूछता कि ज्वाइंट पीडीएफ बताओ, है ना, ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ फर्स्ट एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये चीज़ है। सर आपका कैमरा ऑन है? हाँ कैमरा तो ऑन है, क्या दिख नहीं रहा तुम्हें? हैं? सर दिख नहीं रहा है, पता नहीं। तो दूसरे डिवाइस देखो बाकी या तो कुछ वैसा होगा, चेक करो। तो ऑन तो है। ठीक है भाई, हो गया। तो आंसर बताओ, इतना सिंपल है ना। यूनिफॉर्म 0-1 में पीडीएफ तो 1 होता है, सीडीएफ x होता है, तो इसको पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस क्या था, x, इसकी पावर n, यही होना चाहिए ना, यही है सीडीएफ। और x की वैल्यू क्या होगी, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट वही होगा जो जो तुम्हें ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है वो होगा। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट क्या होता है, 0-1, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट भी वही होगा जो एक्चुअल पॉपुलेशन का सपोर्ट है। तो x की वैल्यू यहाँ 0 से 1 होगी, कहने का मतलब है ना, x अगर 1 से 0 से कम होगी 0 हो जाएगा, 1 के बाद 1 हो जाएगा, है ना, ये है। और nth ऑर्डर स्टैट्स का निकालोगे तो ये x की पावर n हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाओ सीधा सीधा, यहाँ मोड है ना, ये होता है rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या था, वो समेशन फॉर्म में आ जाएगा, कितना आएगा, सो वही था i फ्रॉम r टू n, यही था ना, n चूज i, x की पावर i, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस i, यही है i फ्रॉम r टू n। फिर ये pdf ऑफ rth ऑर्डर, इसको डिफरेंशिएशन कर दो और सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा ये, तो फॉर्मूला हमने क्या लिखा थे, n फैक्ट, वही वाला फॉर्मूला यूज करो डायरेक्टली, उसके चक्कर में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, फिर x की पावर r, एक r-1 था ना, एक मिनट, तो यहाँ पे r-1 है, ध्यान रखना, तो ये r-1 और यहाँ पे है n माइनस r, r-1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस r, पीडीएफ तो 1 है इसका, है ना, मतलब उसका पीडीएफ तो 1 है ना, तो ये यहाँ x 0 से 1 में हो जाएगा, सो x बिटवीन 0 एंड 1, और ठीक है x बिटवीन 0 एंड 1, फिर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को डिफरेंशिएट कर लो तो आसान है, सो n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, यहाँ भी x 0 से 1 में होगा, इसको n x की पावर n माइनस 1, x बिटवीन 0 एंड 1, ये आ जाएगा, सीधा फॉर्मूला है, यहाँ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, लगाओ। तो अगले पेज पे लिखता हूँ इसको मैं,
डन, इसको लगाओ फॉर्मूला। तो अब चाहिए पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एक्स वाई में लिख देते हैं। तो क्या था n फैक्टोरियल, अब r की जगह 1 रखना है, वहाँ आर एस था ना, सो आर के प्लेस पे 1 और एस के प्लेस पे n। तो जब पुट करेंगे 1 - 1 तो ये आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, फिर है ना r-1, फिर s - r-1, यही ना। तो s - r-1 करेंगे तो n - 2 फैक्टोरियल, फिर n - s, तो n - s ये भी 0 फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं। ठीक, फॉर्मूले देखो, फॉर्मूले बस r की जगह 1 रखो, s की जगह n रखो, देखो सिंप्लीफाई हो गया आएगा। तो यहाँ जो CDF आने वाला था किसका, x के टर्म में, तो वो पावर 0। यहाँ CDF इन टर्म्स ऑफ y माइनस CDF इन टर्म्स ऑफ x, उसकी पावर n - 2। और फिर क्या था 1 माइनस CDF इन y, इसकी पावर भी 0 हो गई। PDF इन x, PDF इन y, यही फॉर्मूला था, ये लगा दिए। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो एट द एंड सिंप्लीफाई होके आ गया ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ये आ जाएगा n इंटू n-1 और y माइनस एक्स की पावर n-2, बस यही है। और यहाँ पे ज्वाइंट है ना ये, तो x का सपोर्ट होगा 0 to 1 और y भी ऐसे 0 to 1 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी तुम वेरीफाई कर सकते हो, तो मतलब मार्जिनल निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मान लो अभी के लिए जैसे मैंने u रखा हुआ है नाम, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। अब इसका तुम्हें निकालना है पीडीएफ, तो कैसे करोगे, जैकोबियन तरीके से चले जाओ। तो अब क्या कंसीडर करना चाहोगे तुम, v को, v तुम क्या लो, कोई आसान सा ले लो, इजी सा, क्या कंसीडर करना चाहोगे। एक्स ऑर्डर 1 ले ले, तो ये एक्स ऑर्डर n ले लेते हैं, मान लो, चलो n ऑर्डर स्टेटस ले लेते हैं 1 या n ले लो, चलो n ले लिया अभी के लिए। तो इसका ज्वाइंट पीडीएफ निकाल सकते हो, व्हाट इज ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ यू भी। देखो मुझे इन दोनों का ज्वाइंट पीडीएफ पता है, अब इसके हेल्प से मुझे यूवी का ज्वाइंट पीडीएफ चाहिए। तो क्या फॉर्मूला था, जैकोबियन इनटू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यहाँ एक्स वाई में होगा अभी। तो एक्स वाई इन सेंस ये एक्स है, ये वाई, एक्स किसको ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स को, वाई किसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, nth ऑर्डर, ये वाई माइनस एक्स है। तो यहाँ से पहले इसकी वैल्यू निकाल लो यूवी के टर्म में। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी यूवी इसके टर्म में है, सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तो सीधा सीधा आपका v है, और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या हो जाएगा, v माइनस यू, सो v माइनस यू। बोलो भाई आगे। जैकोबियन निकालो, इसका क्या होगा, व्हाट इज जैकोबियन, है ना। अगर ऐसे फर्स्ट ऑर्डर से nth ऑर्डर में डिफरेंस लगा तो कुछ नया नाम दे दो इसको, एक्स वाई रख लो, मान लो अभी के इसमें एक्स वाई ले रहा हूँ ना, तो ये एक्स ये वाई, सो लाइक ये वाई है और ये एक्स है ना। एक फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तुम चाहो तो पहले उसको लिख लो। सो फर्स्ट ऑर्डर, अब इसको एक्स मान के चलो, तो ये तुम्हारा आएगा v माइनस यू, और जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो मैंने v ले लिया है ना। तो जैकोबियन निकालो, तो अभी सब अब अज्यूम करो x है, ये y है, जैसे तुम पहले करते थे, दिस इज x एंड दिस इज y। तो जैकोबियन फाइंड करो, dx अपॉन du, वही था ना, dy अपॉन du फर्स्ट रो में, या dx अपॉन du, dx अपॉन dv फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में dy अपॉन du एंड dy अपॉन dv। इससे सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा, वन आया, सब लोग मोड लेना है तो 1 आ जाएगा।
तो 1 लगा दिया, तो ये तो 1 हो गया। अब इसका पीडीएफ क्या है, ज्वाइंट पीडीएफ ये आया, तो लेकिन ये तो y(x) में है, लेकिन हमें क्या लिखना है, u_v में लिखना है, तो पुट कर देंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये x है ये y है, क्योंकि हमने जो x यूज़ किया वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स के बदले nth y यूज़ किया है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बदले, तो उसको पुट करते हैं। तो ये तो 1 हो गया, तो ये 1 हो गया। अब इसकी वैल्यू है n इंटू n माइनस 1 इंटू, अब आपको क्या करना है, यहाँ से y माइनस एक्स, सो दिस इज x दिस इज y माइनस एक्स कर लीजिए, क्या आएगा, ये तो है ही y माइनस एक्स, ये y माइनस एक्स ही तो है u, तो u की पावर n माइनस 2 हो गया। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया uv का जॉइंट पीडीएफ। सो uv का जॉइंट पीडीएफ मिला हमें n इंटू n माइनस 1 और u की पावर n माइनस 2, ये रहेगा। ओके और u क्या होगा, u का रेंज क्या है, v का रेंज क्या है, सोचो यहाँ पे uv में क्या रिलेशन होगा। यहाँ देखो ये जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है इसकी वैल्यू 0 से 1 में थी, इसकी वैल्यू भी 0 से 1 में है, तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 1 करने पे क्या होगा, मतलब दिस विल बी बिटवीन 0 एंड 1, या तुम ग्राफ से जाना चाहो ग्राफ से देख लो। क्या आएगा, ऐसे रिलेशन दिख रहा है, 0 से 1 0 से 1 कर दो, मतलब यहाँ से ये जो है v माइनस u बिटवीन 0 एंड 1 एंड v इज ऑल्सो बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि ये जो ज्वाइंट हमने लिखा था ना ये 0 1 में है ना, सो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स को, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, nth ऑर्डर स्टैट्स को। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, v माइनस u, इसमें क्या करोगे, सो v की वैल्यू ऐसे कहाँ से कहाँ तक है, इसमें v की वैल्यू u से 1 प्लस u तक, u ऐड कर दिया, और ऐसे भी तो 0 से ज़्यादा है, तो यहाँ थोड़ा सा ओके, क्योंकि ये तो 0 1 0 1 के बीच था ना, तो इसमें ब्रेक करना पड़ेगा, ग्राफ क्या बनेगा, क्योंकि वैसे तो अच्छा u तो हमने डिफरेंस ले रखा है ना, तो नेगेटिव तो होगा नहीं कभी भी, u कभी नेगेटिव नहीं होगा, है ना, क्योंकि nth ऑर्डर स्टैट्स मैक्सिमम है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट दिस, सो ओके भाई देख लो, तो v की वैल्यू है u से 1 प्लस u, और v 0 से 1 में भी है, तो हाउ विल यू डिलेट, अब मुझे निकालना है u का मार्जिनल, तो u का मार्जिनल निकालो क्या होगा, सो ग्राफ बना, अच्छा v का तो दे ही रखा है, वो तो गया, v का रेंज u से u प्लस 1 में है ना, सो u से u प्लस 1 में इंटीग्रेट करो जरा इसको, क्या आता है, यू इंटीग्रेट दिस, क्योंकि ये ज्वाइंट है uv का ना, तो v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा u का, अच्छा v का ऐसे तो पीडीएफ दिख रहा है u से u प्लस 1 में, एंड u जो भी है ना u देखते हैं क्या आता है, u का रेंज क्या होगा, ऐसे तो पॉजिटिव तो होगा, और वो 0 से 1 में था, तो 0 से 1 के बीच का नंबर है, डिफरेंस क्या हो सकता है, मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो सकता है, मैक्सिमम सर 0 हो सकता है ना, 0 से 1 के बीच में आना पड़ेगा u को, सर u v से v माइनस 1 भी तो ले सकते हैं। ये आप लोग की आवाज़ इतनी स्लो क्यों आ रही है, कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया क्या, इधर आवाज़ ही नहीं आ रही किसी की, माइक के पास आके जोर से बोलो, हाँ क्या आएगा आंसर, अभी सिंप्लीफाई करके बताओ भाई क्या आंसर आना चाहिए, लेकिन u की वैल्यू 1 से ज़्यादा कैसे हो जाएगी, v की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना, v तो 1 तक ही जा सकता है, और u की रेंज v से v माइनस 1 के बीच में है, किसकी रेंज, मतलब v माइनस 1, सर u की रेंज v माइनस 1 से v में है,
u की रेंज v माइनस 1 से v में है। अच्छा वैसे आप अभी मुझे क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट, मुझे u का पीडीएफ चाहिए ना, तो v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। आप u की रेंज बता रहे हो, हाँ लेकिन मार्जिनल में u तो नहीं आएगा ना। सर 1 माइनस यू होगा कि 1 प्लस वी होगा? क्या क्या, हाँ 1 माइनस यू 1 प्लस वी, क्या वी कर का रहे हो? रेंज होगा 0 से 1 माइनस यू। v मैंने किसको लिया है, तो v माइनस है ना, सो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स है v माइनस यू, और u तो वो नंबर ही है। अच्छा अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर स्टैट ऐसा कुछ होता इसमें, क्या डिफरेंस आता? अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लिया होता तो डिफरेंस क्या आता है इसमें? सो u प्लस वी nth ऑर्डर स्टैट्स हो जाता नहीं। अच्छा उस केस में तो u प्लस वी 0 से 1 में आ जाता, तो उसके साथ आसान होता क्या? अभी तो मैंने रेंज डिसाइड करना पड़ेगा, रेंज क्या आएगा? सर मार्जिनल n माइनस 1 u के पावर n माइनस 1 आ रहा है, u 0 to 1। तो अभी आपने किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया इसको, v का रेंज क्या लिया आपने? v का रेंज लिए u से u प्लस 1। तो उससे क्या आंसर आया? सर n इंटू n माइनस 1 इंटू u के पावर n माइनस 1। u की पावर n माइनस 2 आ रहा है। साथ में कुछ नहीं है? n इंटू n माइनस 1 e की पावर n माइनस 2। बस, लेकिन नहीं ये तो पीडीएफ, हम लोग थ्योरम जानते हैं ना, हमने ये थ्योरम ही पढ़ा हुआ है बीटा में, इसका आंसर आना चाहिए है ना, वी नो द थ्योरम एक्चुअली, हमने ये थ्योरम लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको प्रूव करता हूँ अभी, है ना, ये प्रूफ है। सो वी हैव सीन कि x1 x2 xn आर आईआईडी यूनिफॉर्म 0 1, हमने ये पढ़ रखा है ना थ्योरम ऑलरेडी, वी नो कि ये बीटा फर्स्ट काइंड, 1 कॉमा n। सो ये 1 कॉमा n माइनस आर प्लस 1, तो और जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो बीटा फर्स्ट काइंड n1 होगा, और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होना चाहिए? ये आएगा बीटा n माइनस 1 और 2, ये आना चाहिए, है ना। सिमिलरली rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो था, दिस वाज बीटा फर्स्ट काइंड r कॉमा n माइनस r प्लस 1, यही ना। तो ये होता है थ्योरम, तो ये यही तो वेरीफाई कर रही है, तो प्रूफ कर रहे हैं इसी को। और इन जनरल जो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस sth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बीटा r माइनस s n माइनस r माइनस s प्लस 1, तो ये आना चाहिए। तो इसमें कुछ मिस्टेक देखो, एक्चुअली v कभी 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो यहाँ मुझे लग रहा है रेंज में थोड़ा देखना पड़ेगा, रेंज क्या हो सकता है ना, दो पॉसिबिलिटी है ना। सो ये 0 से 1 में होना चाहिए, और ये भी 0 से 1 में होना चाहिए। ग्राफ बना के देखो, ठीक है, ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ तो समझ आ जाएगा। यू मेक द ग्राफ, तो यहाँ से डिसाइड करने के बजाय यू मेक द ग्राफ। सो u माइनस वी को 0 से 1 एंड v 0 से 1, इसका ग्राफ बनाओ क्या आता है, देन हो जाएगा। वैसे ना दिखेगा नहीं, ग्राफ बनाओ इसका, तो देखो u माइनस वी, इसको बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे है u माइनस वी 0 से 1 एंड v बिटवीन 0 से 1, जो हमने लिया है। तो इसका ग्राफ अगर बनाते हैं तो क्या बनेगा, मान लो u एक्सिस है, v एक्सिस है, तो एक तो होगा u इज इक्वल टू वी, यही ना, u माइनस वी को 0 करेंगे तो u इज इक्वल टू वी, और u माइनस वी इज 1, तो मतलब u अपॉन 1, तो u पे 1 ले लो, v पे माइनस 1 ले लो, ठीक है ना ये, और दिस इज इक्वल टू 1, तो ये वाला ग्राफ चलेगा, चेक कर लो, u पे 1 और v पे माइनस 1, तो ये कुछ इसके पैरेलल ही चलेगा। सो दिस इज u इज इक्वल टू v प्लस 1, ये u माइनस v है ना, आप समझ सकते हो, u माइनस वी यहाँ 0 है, यहाँ u माइनस वी 1 है, v बोल रहा है 0 से 1 में है, तो v बराबर 0 कहाँ है, u एक्सिस, तो v बराबर 0 ये है, एंड और v बराबर अगर 1 करोगे तो ऐसा आ जाएगा, लेकिन हमें ये पता है कि u 0 से 1 में ही हो सकता है, ये v इज इक्वल टू 1 की लाइन है, एंड वी नो, है ना, तो यहाँ पे जो 1 वैल्यू है
v1 और v बराबर u, यहीं पे जाएगा। तो एक्चुअली हमारा रीजन क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ x अगर 0 से 1 के बीच है और y 0 से 1 के बीच है, तो x माइनस वाई क्या हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक? डिफरेंस -1 से 1 ऐसे। लेकिन चूंकि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, कुछ ज़्यादा ही होगा। तो इस पे इंटीग्रेट करो, इस पे क्या आएगा इंटीग्रेट करने पे, यू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन, क्योंकि u भी 0 से 1 तक ही जाएगा, v भी 0 से 1 तक ही जाएगा। सो हम लोग अभी क्या लिख रहे थे, v की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ले रहे थे ना, v वॉज दिस टू दिस, लेकिन हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा, v तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है ना, तो यहाँ 1 तक ही जाएगा जो मैं लिख रहा हूँ ना। जैसे यहाँ से आप लिख रहे हो कि लाइक मैं क्या लिख रहा था, u v वॉज v इज फ्रॉम u टू u प्लस 1, लेकिन यहाँ v का रेंज तो बाउंडेड है ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, मैं क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ देम, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, ये तो निकाल पाओगे ना इंटरसेक्शन। सर u माइनस 1 से u है ना, किसका रेंज, v की रेंज u माइनस 1 से u। v की रेंज u माइनस 1 से u, कैसे? सर u माइनस v लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है ना, तो v माइनस 1, हाँ क्या, तो सर v माइनस 1 ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, तो v ग्रेटर देन कैसे भाई, कैसे लिख रहे हो तुम इसके अकॉर्डिंग? सर v माइनस u है। अरे v माइनस यू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ जो हमारा सैंपल था वो किस डिस्ट्रीब्यूशन से आया है, 0 1 से ना। यस सर। तो सैंपल अगर 0 1 से आया तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का रेंज भी 0 से 1 में ही होगा, तो ये 0 से 1 के बीच है, ये 0 से 1 के बीच है। हाँ तो कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है इसमें तुम्हें, इसको तुम सर अपोजिट लिख दिए थे, है ना, देखो ठीक से, तो ये बोल रहा हूँ देखो यहाँ v u से u प्लस 1 है और v यही v 0 से 1 में ही है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो इंटरसेक्शन आएगा v विल बी बिटवीन, क्योंकि तुम्हें पता है तुम लोगों को, मान लो x लेस देन θ1 x लेस देन θ2, तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होता था, इफ एंड ओनली इफ x लेस देन मिनिमम ऑफ θ1 θ2 होता था ना, तो वो लगाओ ना यहाँ पे ये u प्लस 1 और 1, तो ये फाइनली ये आ जाएगा v का रेंज, तो u से 1 में इंटीग्रेट करो, अब क्या आता है, u इंटीग्रेट इन u टू 1, n-1 u के पावर n-1 1 माइनस u। हाँ क्योंकि अब ये रेंज ये आ जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ ना, दोनों था ना हमारे पास, तो ये क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ना, दिस इज बिटवीन 0 एंड 1, दिस इज बिटवीन 0 एंड 1, तो डिफरेंस की जो वैल्यू है, और ये हमेशा लार्जर होगा कि मैक्सिमम मिनिमम है, तो ये 0 से ज्यादा है। मैं पूछ रहा हूँ मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो सकता है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का रेंज भी 0 से 1 होगा, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है, तो जो पॉपुलेशन का रेंज है सपोर्ट है वही ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट होगा। तो ये 0 से 1 का नंबर है, 0 से 1, तो u का रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, मैक्सिमम पूछ रहा हूँ 0 से 1 ही होगा ना, और यहाँ v भी 0 से 1 में ही है, और यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक 0 से 1 में है, ये भी 0 से 1 में, तो इसका कॉमन सॉल्यूशन ये आ गया v बिटवीन u टू 1, ठीक है ना। तो ये ज्वाइंट, मतलब ये कहने वाला ज्वाइंट जो मैं लिखा ना यहाँ पे, सो ज्वाइंट का सपोर्ट क्या है, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ ज्वाइंट, दिस इज अ सपोर्ट, एंड यहाँ पे u भी 0 से 1 में होगा और v भी 0 से 1 में, अगर वैसे मार्जिनली देखोगे तो, और ज्वाइंटली ये है कि v इज बिटवीन u टू 1, उसकी वजह ये है कि v का ये दोनों केस है ना, सो v लेस देन u प्लस 1 v लेस देन 1, इंटरसेक्शन क्या है, जो छोटा वाला कौन सा है 1, तो स्मॉलर 1, u और 0 में, अब मान लो v मोर देन 0 v मोर देन u, सो मोर देन में मैक्सिमम आता है, लेस देन में मिनिमम आता है, तो u और 0 का मैक्सिमम क्या है u प्लस 1 और 1 में मिनिमम क्या है 1, तो ये आ गया, यहाँ से भी वो दिख रहा है चीज़, क्योंकि v जो हमारा u भी है ना वो 0 से 1 के बीच ही होगा, तो जो सैंपल स्पेस है एक्चुअली ये है। अब तुम्हें इसके अंदर देखना है, जो सैंपल स्पेस था वो यही है एक्चुअली, इसके अंदर ही मुझे देखना है सपोर्ट क्या होगा, तो उसके अंदर हमारा जो सपोर्ट है वो ये आ गया, अब इस पर इंटीग्रेट कर लो, सो नाउ यू नीड PDF ऑफ u, सो यू विल इंटीग्रेट जो ज्वाइंट है दैट यू विल, हालांकि जो मैं कर रहा हूँ वो थ्योरम है, ऑलरेडी मैं इसका आपको प्रूव करा रहा हूँ, इनडायरेक्टली हमने ये प्रूव किया है ना, सो दैट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और थ्योरम का प्रूफ भी लिख दिया, तो इनडायरेक्टली इसी को मैं प्रूव कर रहा हूँ एक्चुअली, है ना, इसका आपने फाइंड किया है।
तो इसको इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पे डी वी, और v का रेंज क्या है, तो v के रेस्पेक्ट में एक लाइन ड्रॉ कर लो, है ना, v के पैरेलल ड्रॉ करते थे ना हम, तो v के पैरेलल ड्रॉ कर लो, तो क्या होगा, v बराबर 0 से v बराबर u, नहीं एक मिनट, ये मैंने गलत रीजन फिर बना दिया क्या, एक मिनट, रीजन गलत सेलेक्ट कर लिया है, देख लो एक बारी, ये रीजन ठीक है जो ऊपर लिखा हुआ है, नहीं सर, राइट साइड का पार्ट होगा ऊपर हाँ वाला। अच्छा ये लिखने में गलत कर लिया है, तो यहाँ पे अच्छा u भी नहीं, एक मिनट, तो ऐसे कैसे हो रहा है, यहाँ से, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आएगा u21, नहीं 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 u21 का मतलब क्या है, ऊपर वाला आएगा, ये नीचे वाला नहीं, ये वाला पार्ट आएगा, लेकिन यहाँ ग्राफ मैंने इसका मतलब गलत बनाए हैं, चेक करो भाई क्या हो रहा है, v-1, अच्छा v0 से 1 था, कहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या u माइनस बी है, v माइनस यू है, ओ ओके यहाँ गलती हुआ है, ये v माइनस यू, मैंने वहाँ u माइनस बी लिख दिया है, ठीक है ना, यहाँ है v माइनस यू एक्चुअली, तो लिखने में गलती हुआ है मुझसे, यहाँ है v माइनस यू और मैंने वहाँ u माइनस वी लिखा है ना, ये गलती हुआ ना, सो दिस इज अ मिस्टेक, तो यहाँ ये मैंने मिस्टेक किया, ठीक है ना, दिस इज v माइनस यू। अब ग्राफ बनाओ, तो यहाँ से ग्राफ बनाओगे तो अभी क्या होगा, u प्लस वी बराबर, ये तो सेम ही रहेगा, दिस ग्राफ इज u इज इक्वल टू वी, है ना, ये नोट करने में गलती हुआ यहाँ पे, जैसे यहाँ था v माइनस यू इज बिटवीन 0, यहाँ से हालांकि कंक्लूजन आ गया है, लेकिन पहले मैं इसी का इंटरसेक्शन ग्राफ पे देखना चाह रहा था, तो हालांकि इंटरसेक्शन ये आया है थ्योरेटिकली, और ऐसे ग्राफ से देखोगे तब भी आ जाएगा, अभी तो वो लिखने में गलती किया था मैंने, तो यहाँ से u अपॉन -1 एंड v पे 1, तो ये इसी के पैरेलल ये ग्राफ आ जाएगा, so this will be v minus u is equal to 1 and this is v minus u is 0, और v की वैल्यू 0 से 1 में ही हो सकती है, v 0 से 1 में है, so ये फिक्स कर दो, तो ये वाला रीजन आएगा, है ना, वो मैं ग्राफ गलत बनाए थे, तो यहाँ से हेयर इट इज़ 1, ये भी 1 है, अब इस पर इंटीग्रेट कर दो, तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो v के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, v बराबर u21, v बराबर u21, और इसका pdf कितना आया था, ज्वाइंट pdf वाज n इंटू एन माइनस वन u की पावर n माइनस टू, सो n इंटू एन माइनस वन u की पावर n माइनस टू dv, अब सिंप्लीफाई कर लो आ जाएगा, ठीक है, तो नाउ यू गॉट n इंटू एन माइनस वन, ये तो बाहर ही रहेगा u क्योंकि इंटीग्रेट तो v के रेस्पेक्ट में होना है, और ये v1 तो ये आ जाएगा 1 माइनस यू, तो ये आ गया जो मुझे चाहिए था, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा, चेक करो ये वही आ गया जो चाहिए था, सो दिस इज द बीटा ऑफ बीटा n माइनस 1 कॉमा 2, यही है ना, सो यू कैन राइट दिस एज 1 अपॉन बीटा इंटीग्रल, है ना, क्या लिखा हुआ है n माइनस 1 कॉमा 2, तो n माइनस 1 कॉमा 2, चेक करो u की पावर n माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस यू की पावर 2 माइनस 1, ठीक है ना, तो बीटा के फॉर्म पे इसको एक्सपैंड करो वही आएगा, सिंप्लीफाई कर लो, चेक करो यही आएगा, ठीक है ना, तो ये प्रूफ हो गया, सो दिस इज द पीडीएफ ऑफ, सो फाइनली हमने क्या फाइंड किया, सो ये जो आया दिस इज द पीडीएफ ऑफ, जो मैं लिखा था u was what, so u was nth order statistics minus first order statistics, u वेरिएबल में आंसर आया, so this is the pdf of nth order statistics minus first order statistics in u, है ना, थोड़े से लिखने में गलती हो जाता है, उसको तुम लोग ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा ना, तो पहले ग्राफ गलत बनाए थे, बाकी ठीक है ये, ओके, किसी को क्वेरी है पूछो, अभी इसमें कुछ कंफ्यूजन हो या अभी तक कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछो आगे, सर बी के जब एक्शन लिए x1 भी ले सकते थे ना? जी जी जी, x1 भी ले सकते थे, तब भी वैसे ही आंसर आता, आप x1 लेते तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ रेंज बनता, शायद तब आसान होता, मे भी वो सजेस्ट कर रहे थे ना, तो अगर आप x1 ले लीजिए तो उसके हिसाब से चीज़ें फिर यहाँ पे आएंगी, तो उसके हिसाब से जैकोबियन आएगा, तब भी आंसर ये सेम ही आएगा, तो ये तब भी सेम ही रहेगा, आंसर यही आएगा तब भी, मतलब रेंज थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, तो आप यहाँ ले सकते थे, है ना, v को आप x1 भी ले सकते थे, देन आप सिंप्लीफाई कीजिए, ज्वाइंट निकालिए एंड सिमिलर, आप घर पे खुद से ट्राई कीजिए एक बार 1 लेके देखो, इसको फर्स्ट ऑर्डर स्टैट ले लो, उसके हिसाब से यहाँ रेंज बनेगा, उसके हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेंगे, फिर सिंप्लीफाई करके देखो ये आ जाएगा, तो आपको ठीक से देखना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये तो प्रूफ में ही रहेगा ना सर, प्रूफ में टाइम लगता है कई बार ना, ये तो थ्योरम था जो मैं लिखा रहा था, लेकिन जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपने ये सब कैलकुलेट किया। यहाँ मैं n को अगर मान लो 5 फिक्स कर दूं या 10 फिक्स कर दूं, अब बाकी हो जाएगा ना। थर्ड ऑर्डर स्टैट्स में क्या है, जो ये rth ऑर्डर स्टैट्स का पीडीएफ लिखा है, यहाँ r को 3 रख दो आप, हो जाएगा। सीडीएफ में वैसे ही है, यहाँ r को आप 3 रख दो, तो कुछ खास नहीं है, ठीक है। n अगर मैं फिक्स कर दूं 10 तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। सो अभी के लिए ठीक है बस। तो हमने अभी आज सिर्फ इसका डिस्कस किया। पीएमएफ कैसे निकलेगा, मान लो अगर सीडीएफ तुम्हें पता है, और डिस्क्रीट में जनरली इसका कम ही यूज होता है ऑर्डर स्टैट्स का, लेकिन जैसे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको ट्राई करना अगले क्लास में। मान लो ऐसा है कि लेट x1, x2, x3 इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम बर्नौली, लेट से 1/3। देन आपसे पूछता है, पहला पार्ट है कि बताओ क्या है पीएमएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। दूसरा, व्हाट इज पीएमएफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, पीएमएफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तीसरा, पीएमएफ ऑफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि यहाँ 3 ही रैंडम वेरिएबल है ना, तो n यहाँ 3 है, रैंडम सैंपल की साइज 3 है, तो n 3 है तो यहाँ 3 ही बनेंगे। इन्हीं सब का सीडीएफ निकाल लो। सो इसी में आप सीडीएफ फाइंड करो, अगर बोले इसी का सीडीएफ निकाल के देखो क्या होगा। सो व्हाट इज सीडीएफ ऑफ ऑल 3, इसी में आपसे पूछ लगा इन सब का सीडीएफ निकालो। सो पीएमएफ पूछा है, अब इसी में सीडीएफ निकाल लो। सीडीएफ ऑफ, फाइंड करो जरा, दिखना है ना, ये होमवर्क कल के लिए, कल इसको हम डिस्कस करेंगे। सीडीएफ पीएमएफ आपको इन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, क्योंकि 3 है तो 3 ऑर्डर स्टैट्स ही बनेगा, जो मिनिमम होगा वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट, सेकंड मिनिमम, थर्ड मिनिमम, 3 ही है इसमें से। सो हम बस ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको ऑर्डर में। तो अभी 4 भी कर सकते हैं इसको हम, 3 की जगह 4 ले लेते तब भी वैसे ही होता। तो ये अभी ट्राई करके आप अभी ट्राई करो, कल इसको हम डिस्कस करेंगे, अभी यहीं स्टॉप करेंगे आज, ठीक है। सो बाकी थ्योरीज ऑलमोस्ट यही है, मैं क्या क्या डिस्कस किया हूँ देख लो एक बारी। तो अभी मैंने क्या आज डिस्कस किया है, स्पेशली जो सिलेबस में लिखता है, तो हमने डिफाइन किए कि डेफिनेशन कि rth ऑर्डर स्टैट्स होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ rth ऑर्डर स्टैट्स मतलब सीडीएफ, ये हमने लिखाया फॉर्मूला आपको, सीडीएफ ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, पीडीएफ ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये कह रहा है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए आपको बताओ कि पीडीएफ क्या है और सीडीएफ क्या है। ये लिखाया मैंने, पीडीएफ क्या है, सीडीएफ क्या है, किसी के लिए भी लिखाया था सीडीएफ, तो पीडीएफ भी लिखाया हमने। फिर यहाँ कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीडीएफ, पीएमएफ, पीडीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो अच्छा, अभी जैसे हमने पीडीएफ और nth और फर्स्ट और nth का तो लिखाया ही है, डिस्क्रीट में थोड़ी बात करना बाकी है, कॉन्टिन्यूअस में हो गया है ना। तो ये कॉन्टिन्यूअस के लिए मेनली बात कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस के लिए कह रहा है कि तुम सीडीएफ निकालो, पीएमएफ निकालो, पीडीएफ निकालो। अच्छा, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का इन केस ऑफ डिस्क्रीट एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने कॉन्टिन्यूअस का डिस्कस कर ही लिया, डिस्क्रीट में जस्ट डिस्कस करना है। देखो डिस्क्रीट के लिए तुम्हें सिर्फ कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करना है, जो क्वेश्चन लिख रहा था मैं, बस। तो ऑर्डर स्टैट्स का मेनली यही है, थ्योरीज ऑलमोस्ट हो गया है। तो लास्ट क्वेश्चन अगर तुम समझ जाओगे तो थ्योरीज यही है जो हमने भी डिस्कस किया है, थ्योरीज इतना ही है कि मेनली आपको देखना है कि सीडीएफ क्या है rth ऑर्डर स्टैट्स का, और वो भी कॉन्टिन्यूअस के लिए कंसर्न है ये, कि कॉन्टिन्यूअस के लिए सीडीएफ और पीडीएफ पता हो। डिस्क्रीट के लिए इसने बस सीडीएफ, पीएमएफ, पीडीएफ मतलब ये कह रहा है कि स्पेशली स्मॉलेस्ट मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रीट में मेनली फर्स्ट और nth की बात करनी है, ठीक है ना। तो सीडीएफ तो वही है जो लिखाया था। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन वाला उतना समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तो उसके घर पे थोड़ा सा काम करो तो समझ आएगा। कौन सा समझ, वो जो लिखा था मैंने, हाँ तो घर पे थोड़ा ट्राई करो ना, थोड़ा खुद से भी दिमाग लगाओ तो समझ आएगा। हाँ सर डिस्क्रीट में पीडीएफ कहाँ से निकलता है, सीडीएफ और पीएफ निकलता है ना? डिस्क्रीट में सीडीएफ कहाँ निकलता है, निकलता है ना। नहीं सर, डिस्क्रीट में पीडीएफ थोड़ी निकलता है, डिस्क्रीट में पीएमएफ होता है। पीडीएफ नहीं होता है ना सर? हाँ, तो ये पीडीएफ मतलब लिखा है कॉन्टिन्यूअस के लिए, पीएमएफ लिखा है डिस्क्रीट, यहाँ लिखा है ना डिस्क्रीट एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब कहने का मतलब है डिस्क्रीट में पीएमएफ निकालो, कॉन्टिन्यूअस में पीडीएफ निकालो, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। बाकी जो मैंने कराया है वो खुद से अभी करके, जो भी मैंने क्लास में लिखा है उसको खुद से भी करके देखो, और कहाँ पे डाउट है वो मुझसे पूछो कि यहाँ मुझे डाउट है, तो वो तुम्हें समझ आएगा। क्योंकि एग्जैक्टली तुम्हें अब जितना मैंने कराया उसमें कुछ तो समझ आया होगा, अब जो नहीं समझ आया वो पूछो कि यहाँ मुझे दिक्कत है, फिर वो मैं कराऊंगा, ठीक है। सो अभी आगे खुद कंटिन्यू करो, अभी यहीं स्टॉप करता हूँ।
कल इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, ये क्वेश्चन कल कंटिन्यू करूंगा। और अभी जितना मैंने करा है उसको ढंग से पढ़ो, खुद से सॉल्व करो, और जहां पे डाउट है एग्जैक्टली पूछो कि मुझे यहाँ पे डाउट है। ये नहीं कि सर कुछ समझ नहीं आया, तो फिर वैसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। खुद से एफर्ट्स करो और ये बताओ एग्जैक्टली कहाँ पे दिक्कत है ना। और थोड़े बहुत बुक का भी हेल्प ले सकते हो, कोई भी बुक खोलो, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स देखो दिया हुआ है, कुछ पढ़ो, और उसमें भी कुछ समझ ना आए तो भी पूछो बुक में, अगर समझ ना आए तो। ओके जी, चलिए आज के लिए यही, थैंक यू। कल इसको कंटिन्यू करूंगा मैं।